हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो क्लास 10th की जो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसके पार्ट सेकंड। फर्स्ट हमने पहले ही बना दिया था, पार्ट सेकंड अब हम बना रहे हैं इसको। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। वो देखोगे तो ये आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, इसी में हम आपको सब कुछ कवर अप करवा देंगे। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें और अंत तक ज़रूर देखें। एक एक कॉन्सेप्ट को करवाएंगे। जो हमने पिछले वीडियो में 3 टॉपिक तक करवा दिया था, अब हम करवाएंगे टॉपिक नंबर 4, प्रच्छन्न बेरोजगार। प्रच्छन्न बेरोजगार होता क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगार नॉर्मली होता है, आपने सुना होगा कि इस दुकान में बाप बेटे दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन इनकम 10 ही हज़ार होती है। और कभी कभार छुट्टियों में इसका बेटा कहीं घूमने चले जाता है तो बाप काम करता है, लेकिन तब फिर भी 10 ही हज़ार होती है। तो 10,000 एक के भी कमाने से हो रहा है और 2 के कमाने से भी हो रहा है। इसका क्या मतलब? वो एक बंदा जो वहाँ पर काम कर रहा है वो क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगार है। तो इसको हम पॉइंट से समझ देंगे क्या कहना है। मतलब है, काम करने के लिए आवश्यक लोगों से ज़्यादा लोग काम करने लगे होते हैं। मतलब कहने का मतलब है, जो काम करने के लिए जितने लोग आवश्यक है ना, उससे ज़्यादा होते हैं। लोगों की संख्या वहाँ पर काम करने के लिए ज़्यादा होती है। जैसे एग्जांपल फॉर सपोज दैट, मान लो ये खेत है, यहाँ पर मान लो एक किसान है, काम कर रहा है। एक किसान क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और कितना? 40 टन गेहूँ बोता है। और इसके साथ में ये अकेला करता है तो इतना बोता है। और इसके साथ में अगर इसका बेटा भी आ जाता है, फॉर सपोज दैट इसका बेटा भी आ गया, मतलब इसकी हेल्प करवाने के लिए, तब पर भी 40,000 टन गेहूँ ही मतलब उगता है, बनता है। तो फ़ायदा क्या है? यहाँ पर एक बेटा काम कर रहा है तो 40 टन आ रहा है, दूसरा काम कर रहा है तो भी 40 आ रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये प्रच्छन्न बेरोजगार है। इसको हम बोलेंगे प्रच्छन्न बेरोजगार। समझ में आया? इसको हम बोलेंगे प्रच्छन्न बेरोजगार। अब प्रच्छन्न बेरोजगार नॉर्मल करता है क्या? ये लोगों की अपनी दक्षता, यानी जो लोगों की एबिलिटी होती है वो कम कर देती है। जब यहाँ पर इसके बाप को पता ही है कि मेरा बेटा भी काम कर रहा है, तो ये क्या पूर्ण इफेक्टिव से काम करेगा? मेहनत से काम करेगा? नहीं करेगा। ये काम को क्या करेगा? अपनी स्पीड कम करेगा, स्लो काम करेगा, और इसका आधा काम ये करेगा। तो इससे लोगों की क्या होती है? दक्षता, यानी उसकी एबिलिटी, उसकी कुशल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पॉइंट समझ में आया अच्छे से? अब हमारा 5वां पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम। इसको हम बोलते हैं नरेगा, जो कि स्टार्ट कब हुआ था? 2005 में स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट कब हुआ था? 2005 को। तो बच्चों, इसके अंदर क्या हुआ? 1 वर्ष के अंदर में इसमें मतलब सरकार ने ये गारंटी दिया मजदूरों को, जो जिनको रोजगार देंगे उनको गारंटी दिया कि आपको 1 वर्ष के अंदर में कम से कम तो 100 दिन तो आपको काम जरूर दिया जाएगा, जरूर ही मिलेगा काम। अगर नहीं मिलता तो उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यदि वह 100 दिन काम देने में विफल हो जाती है, यदि वो 100 दिन काम नहीं दे पाती है, काम करने को नहीं दे पाती है सरकार, तो क्या करेगी? आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। बेरोजगारी क्या मिलेगा? बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। समझ में आया? अब हमारा अगला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पेपरों में नरेगा की जगह मनरेगा भी बोल देता है कि भाई मनरेगा बताओ, और काफ़ी बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि नरेगा अलग है और मनरेगा अलग है। नहीं, ये समझो इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही ज़्यादा समझो। नरेगा को 2009 में, कब? 2009 में नरेगा को 2009 में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको बोलते हैं मनरेगा। समझ में आया? इसको क्या बना दिया? नरेगा को क्या बना दिया? मनरेगा। ये बात ध्यान रखना। और एक इसमें क्या है, मान लो कार्यस्थल पर किसी की मृत्यु हो गई, मान लो कोई मजदूर है, वो काम करते करते उसकी मृत्यु हो गई, या ओवर एज हो गया होगा, या फिर कोई बीमारी हो रही है, तो उससे क्या, वो मर गया, तो इस कंडीशन में उसको कितने रुपये दिया जाएगा? 25,000 एज मतलब पेंशन के रूप में उसको मिलेगा। उसी टाइम मतलब मरने के कुछ समय बाद उसके परिवार वालों को दिया जाएगा, परिवार को दिया जाएगा। समझ में आ गया? अब अगला पॉइंट है, नॉर्मली हमारे इसमें 5 या 3 पॉइंट ही लिखने होते हैं, तो मैं आपको
पूरी डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखो, कार्यस्थल कर्मचारी के घर से, मान लो कार्यस्थल मेरा घर यहाँ पर है और मान लो कार्यस्थल जहाँ पे मैं काम करने जाऊँगा वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा है, 10 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो फिर मेरे को क्या, जो मेरी मजदूरी है ना उसका 10% बढ़कर मेरे को आय में मिलेगा, मेरे को मिलेगा मतलब जो मेरे को मजदूरी मिलेगी ना वो 10% बढ़ा हुआ मिलेगा। कब मिलेगा? जब मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर होगा कार्यस्थल। समझ में आ गया? ये तब हमें क्या मिलता है? अधिक मजदूरी मिलती है। कितना? 10% अधिक मजदूरी मिलती है। समझ में आ गया? इन 2 पॉइंट में तो मेरे को तो नहीं लगता होगा अब आपको कोई भी दिक्कत होगी। अगर आपको हमारी वीडियो ऐसी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब चैनल को कर दो, सोचो मत, बिल्कुल कर ही दो सब्सक्राइब, अब तो कर ही देना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना छठा टॉपिक। हमने 5 टॉपिक कंप्लीट कर दिया था, हमारा छठा टॉपिक है। मैंने सोचा छठा और 7वां टॉपिक को एक साथ कर दूं, मैं एक साथ जोड़ के इनको मैं क्या कर दूं, इनमें कंपैरिजन कर दूं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। हमारा छठा टॉपिक है संगठित क्षेत्र और 7वां टॉपिक है हमारा असंगठित क्षेत्र। मैं सोच रहा हूँ इनके बीच में मैं आपको डिफरेंस बता दूँ ताकि आपको पता चल जाए संगठित क्षेत्र क्या होता है और असंगठित क्षेत्र क्या होता है। मैंने एक ही में इनको कर दिया है तो अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र से ही मत पता समझ में आ रहा है कि कोई भी संस्था क्या होगी, संगठित होगी, कोई भी वर्ग होगी, उसका हर एक चीज़ का लेखा जोखा होगा, हर एक चीज़ का अपना टाइम होगा, अपना रूल होगा, हर एक चीज़ का संगठित होगा, मतलब हर एक चीज़ टाइम पर होगा। और असंगठित का मतलब क्या होता है भाई? इधर उधर फैला हुआ, कोई टाइम का कोई भरोसा ही नहीं है, क्या है टाइम है क्या नहीं है, क्या रूल है क्या रेगुलेशन, कुछ भी नहीं। समझ में आ गया? संगठित क्या होता है और असंगठित क्या होता है। अब देखो, संगठित क्षेत्र क्या होता है? ये सरकार द्वारा पंजीकृत कराया जाता है। जो ये संगठित क्षेत्र होता है या तो सरकार द्वारा पंजीकृत कराया जाता है या खुद सरकारी संस्था होता है। क्या होता है? सरकारी संस्थान होते हैं, खुद ही सरकारी संस्थान खुद ही होते हैं। इस संगठित क्षेत्र क्या होता है? सरकार द्वारा पंजीकृत होता है या सरकारी संस्था खुद ही होते हैं। और असंगठित क्षेत्र क्या होता है? ये सरकार के नियंत्रण से बाहर होती है, ये सरकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। क्या? सरकार के मतलब नियंत्रण में नहीं होती है और ये सरकार द्वारा पंजीकृत भी नहीं होती है। समझ में आ गया? अब दूसरा क्या? अब इसमें रोजगार क्या सुरक्षित होता है। फॉर सपोज दैट, मान लो मैं हूँ, मेरे को किसी चीज़ में मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, मैं बन गया आईएएस ऑफिसर। तो मैं जब आईएएस ऑफिसर बन गया तो मेरा फ्यूचर क्या हो गया? सिक्योर हो गया। मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो मेरा फ्यूचर क्या हो गया? सिक्योर हो गया। अब जब तक मैं रिटायर नहीं होता तब तक मेरे को नौकरी से कोई भी निकाल नहीं सकता जब तक मैं गलत काम ना करूं। इतनी बात समझ में आ गया? तो देखो, मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिली, मेरे को सरकारी संस्थान में जॉब मिली, रोजगार मिला, तो मेरा रोजगार क्या हो गया? सुरक्षित रोजगार हो गया। समझ में आया? किसमें होता है? वो संगठित क्षेत्र में हमारा रोजगार क्या होता है? वो होता है सुरक्षित हो जाता है। और असंगठित क्षेत्र में रोजगार असुरक्षित होता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है। तुम आज तो काम कर रहे हो, जरूरी है कल काम नहीं हुआ तो तुम बेरोजगार हो गए। रोजगार की कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। असंगठित क्षेत्र रोजगार की कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। आज काम है तो हम आज की गारंटी ले सकते हैं तुम्हें रोजगार देंगे, कल का कोई भरोसा नहीं है। तो वो क्या है? असंगठित क्षेत्र में क्या होता है? रोजगार असुरक्षित होता है। इतनी बात बैठ गई माइंड में अच्छे से? कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है हमारे संगठित क्षेत्र का, इसमें विभिन्न नियम व विनियम का पालन होता है। मतलब संगठित क्षेत्र में हर एक का, जो छोटी पोस्ट पर है उसका भी खुद का नियम होता है और एक बड़ी पोस्ट है उसका भी खुद का नियम होता है। तो वो हर कोई अपना वर्क कैसे करता है? नियम के अनुसार करता है। नियम और विनियम का पालन करना पड़ता है। जैसे सपोज दैट सरकारी संस्था में जाके आप स्मोक करना प्रोबेबिलिटी है, वहाँ पर स्मोक नहीं कर सकते हो, वहाँ पर कानूनन अपराध होता है तो वो नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पर रूल और रेगुलेशन फिक्स होता है। और हमारे असंगठित क्षेत्र की अगर हम बात करें, मान लो मैं किसी दुकानदार के पास गया है, मैं वहाँ से कुछ सामान लिया तो मैंने वहीं पर थूक दिया, मैं वहीं पे खड़े होकर सिगरेट पीने लग गया, मैं कुछ भी करने लग गया, तो वहाँ कोई रूल है रेगुलेशन है? नहीं। यहाँ पर नियमों और विनियमों का पालन नहीं होता है। समझ में आया? यहाँ नियमों का पालन नहीं होता। क्या नियम भाई? मैं गया, सामान लिया, अपना सिगरेट पिया, ये सब क्या थूका था? कोई नियम ही नहीं है भाई, कोई काम करने का तरीका ही नहीं है। क्या काम है क्या नहीं है, क्या चीज़ कर सकते हो क्या नहीं कर, कोई कुछ नहीं, जो मन करे वो करो। तो यहाँ पर असंगठित क्षेत्र में ये होता है, नियम और
नियम और विनियम का कोई पालन ही नहीं करता है। और जो संगठित क्षेत्र होता है, ये मैंने बताया था औपचारिक प्रक्रियाएं होती है। जैसे कोई भी काम है, कोई भी कंप्लेंट है, तो वो स्टेप बाय स्टेप पड़ जाती है। मान लो मेरे को कंप्लेंट करना है, मान लो मेरे मोहल्ले की सफाई नहीं हो, तो मैं पहले क्या सफाई कर्मचारी को बोलूँगा, सफाई कर्मचारी अपने अधिकारी को बोलेगा, फिर अपना अधिकारी पहुंचाएगा मिनिस्टर तक। तो क्या यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलता है हर एक चीज़। किसमें? संगठित क्षेत्र में हर एक का अपना खुद का औपचारिक स्टेप होता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में कोई नहीं होता। जैसे इसके अंदर मान लो मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन सरकार तक पहुंचानी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले सरकारी कर्मचारी को बताऊँगा, फिर वो अपने ऑफिसर को बताएंगे, फिर वो आगे चल के अपने ऑफिसर को बताएंगे, और वो उसके सेक्रेटरी को बताएंगे, और सेक्रेटरी किसको बताएगा? अपने सरकार को बताएगा, तब जाके इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। और यहाँ पर कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ पर औपचारिक प्रक्रिया नहीं होती है। कौन सी होती है? अनौपचारिक होती है, अनौपचारिक वाली होती है। इसमें अनौपचारिक प्रक्रिया होती है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है, मान लो मेरे को इन्फॉर्मेशन देना है, मैं जाके बिना किसी चीज़ को मैं कर्मचारी को नहीं बताऊंगा, कर्मचारी ऑफिसर को नहीं बताएगा, ऑफिसर अपने सेक्रेटरी को नहीं बताएगा, सेक्रेटरी उसको नहीं, मैं डायरेक्ट जाके सीधा बता दूंगा। मेरे को जिसको इन्फॉर्मेशन देना होगा, मैं डायरेक्टली जाके बिल्कुल फेस टू फेस क्या उसको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जो भी मेरे को बताना होगा, जो भी मेरी समस्या होगी, जो भी मेरे को सुझाव होगा, वो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली फेस टू फेस आई कॉन्टैक्ट में मैं बता दूंगा। अब हमारा जो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं एक्चुअली इसके एग्जाम्पल हम कहाँ पर हम कहाँ देखकर हम बता सकते हैं वो संगठित है और संगठित नहीं है। अब जैसे देखो सरकारी संस्थान, आप किसी भी सरकारी संस्थान में जाओगे, चाहे सरकारी बैंक में जाओगे, सरकारी स्कूल में जाओगे, सरकारी अस्पताल में जाओगे, सरकारी ऑफिस में जाओगे, तो वहाँ पर एक फिक्स नियम होता है। आप अगर हॉस्पिटल में जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ओपीडी में जाके पर्ची बनवानी पड़ेगी, फिर ओपीडी में नंबर डलवाने का जो रूम नंबर है वहाँ पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर लाइन में लगना पड़ेगा, फिर आपका नंबर आएगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो मतलब लिखेंगे आपके पर्चे, फिर आपको दवाई लेनी है, फिर आके दिखाना है। तो मतलब क्या औपचारिक रूप से क्या हो रहा है, ये संस्थान है, औपचारिक रूप से आप कर रहे हो काम। और कुछ सरकार की सहायता से प्राप्त बड़ी बड़ी कंपनियां, अब मान लो कोई सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं उसमें क्या सरकार भी कुछ निवेश करती है, तो उनमें सरकार का भी अधिकार होता है। तो उसके अंदर क्या होती है, अब उन बड़ी बड़ी कंपनियों में भी क्या होता है, रूल है, रेगुलेशन होता है, हर एक चीज़ का अपना प्रोसेस होता है। तो वो बड़ी कंपनी क्या बन जाती है, संगठित क्षेत्र बन जाता है। इतनी बात समझ में आया। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, अब इसका एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबको पता होता है इजीली, भूमिहीन श्रमिक, जिसपे जमीन अपना ना हो, अब वो क्या हो, मजदूर हो। अब उस पर अपना खुद का जमीन नहीं है, वो खुद का कुछ काम नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है, किसी जाके बड़े जिसपे जो भूमि है, जिसके पास जो भूमिहार है उसके पास जाके काम मांगेगा। अगर उसके पास काम होगा तो वो काम देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। तो इसका कोई रोजगार सुरक्षित है नहीं। अब ऐसे ही अगला, सड़कों पर विक्रय करने वाले लोग, जैसे मान लो कोई सड़क पे शिखर गुटखा ये जो बेचते हैं पटरियों पर, कोई कपड़ा बेचता है, कोई कुछ बेचता है, क्या इनका कोई फिक्स टाइम होता है? भाई ये जब मर्जी दुकान सुबह खोलते हैं, जब मर्जी बंद कर देते हैं, जब मर्जी भाग जाते हैं, और यहाँ पर कोई भी आके इनका कोई नियम नहीं होता, भाई इतने से इतने घंटे काम करना, इतने से इतने घंटे काम करना, कोई फिक्स नियम नहीं होता है। अपनी मर्जी से काम करना, अपनी मर्जी से भागना, जो होगा होगा। अब जैसे कबाड़ उठाने वाले, कबाड़ मान लो जो हमारे गलियों में जो स्लम एरिया में ही, ज़्यादातर स्लम एरिया में देखने को मिलता है कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो गली वली में कहीं कूड़े के ढेर पे कबाड़ वबाड़ कुछ पड़ा होता है, कोई जूते, कभी कुछ मटेरियल पड़ा होता है, वो जाके उन्हीं को चुनते हैं, उन्हीं को उठाते हैं। तो उनके लिए कोई फिक्स नियम नहीं होता, कोई फिक्स लॉ नहीं होता, कोई फिक्स उनका रोजगार सुरक्षित नहीं होता। क्या वो हर बार उनको वहाँ पर जाके मिल नहीं जाएगा? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, वो करते रहे, और इत्यादि एक्सेट्रा। ये होगा हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इस चैप्टर के हमने जितने भी कॉन्सेप्ट है अच्छे से करवा दिया। अगर आपको हमारी वीडियो को बहुत अच्छी लगी, मेरे हिसाब से तो अच्छी ही लगी होगी जहाँ तक हम बता रहे हैं, तो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये हमारे लिए बहुत मोटिवेट होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हम आगे और अच्छी वीडियो डालेंगे। और अगर आपको हमारी पढ़ाई स्टाइल अच्छा लग रहा है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारे कोचिंग में आइए, और आपको हम लाइव क्लास देंगे, फेस टू फेस क्लास। समझ में आया?
अगर अच्छी लगी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन भी ले ही सकते हो। ऑनलाइन में वैसे भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ मैं, मेरी खुद की कोचिंग है। तो बच्चों समझ में आ गया इतनी बात है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या, ये इस चैप्टर के सारी चीज़ें तो मैंने ख़त्म ही कर दिया। अब रही बात इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिंक मतलब अपने PDF खुद का बना रखा है नोट्स, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो PDF डाउनलोड कर लेना या कुछ भी कर लेना, वो आपको मिल जाएगा। और नहीं मिला तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ये कमेंट में व्हाट्सअप नंबर अपना भेजो, मैं आपको भेज दूंगा। व्हाट्सएप पर आपको PDF भेज दूंगा इस चैप्टर का, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है उनके अंदर। तो समझ में आया दोस्तों? अब प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों आज का चैप्टर हमारा यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, बढ़िया चैप्टर की कमर तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।